ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ क्योंकि दो बिल इंट्रोड्यूस किए गए ने। एक जिहड़ा महिला रिजर्वेशन नूं लैके बिल है ते दूजा ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ नूं। पर इस ते हुण सहमति बन गई है क्योंकि बिल के विरोध दे विच 126 वोटां पईयां ने। जिहड़ा ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ वाला बिल है ते उस दे हक दे विच 207 वोटां पईयां ने। तां वध वोटां ने हक दे विच ते हुण इस ते चर्चा होएगी। जिहड़ा ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ वाला बिल है उस नूं लोक सभा दे विच लियाउण ते सहमति बन गई है। बिल के विरोध दे विच 126 वोटां पईयां ने अते बिल के हक दे विच लियाउण दे लई 207 वोटां पईयां ने। तुहानूं दस दईए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे वल्लों अज यह बिल सदन दे विच रखिया गया सी, जिस तो बाद वोटिंग हुई कि इस बिल ते चर्चा होनी चाहिदी है, इस बिल नूं लिआंदा जाना चाहिदा, जिस तो बाद विरोध दे विच 126 अते हक दे विच 207 वोटां पईयां ने। हालांकि जिहड़ियां विरोधी धिरां ने एनडीए तो बाहर ने वो इस बिल का विरोध कर रही ने, चाहे वो टीएमसी है चाहे वो समाजवादी पार्टी है। ईवन कि पंजाब दे विच अकाली दल वल्लों भी इसका विरोध किया गया, होर कई पार्टियां दे वल्लों इस बिल का विरोध किया जा रहा। पर हुण इस ते चर्चा होएगी, बिल पास होएगा नहीं होएगा ये हाले सवाल बनया होया। पर ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ का विरोध जरूर हो रहा। दूजे पासे जिहड़ा विमेन रिजर्वेशन नूं लैके बिल है उस ते जरूर सहमति बनी हुई है, सारियां धिरां उस दे नाल सहमत है। पर कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार खास करके बीजेपी जानबुझ के अजिहा कर रही है। सेंसस तो पहला ही ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ बिल लियाना गलत है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जिहड़ा औरतां लई रिजर्वेशन है वो सही है, पर इस दे नाल जिहड़ा ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ बिल है वो सही नहीं है। तुहानूं दस दईए कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी और टीएमसी के वलों ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ बिल का विरोध किया गया। कहा गया कि संविधान नूं तोड़न मरोड़न की कोशिश हो रही है, 3 बिल वापस ले जाण। अखिलेश यादव दे वलों सेंसस नूं इस्तेमाल कर लिया जाए ताकि वही लंबा समा वो ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ जिहड़ी है वो चल सके। सो इस करके ਜਾਂ ਫਿਰ कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए कि इस इलाके 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ, इस इलाके 'ਚੋਂ ज़्यादा ਵਧਾ ਦਿਓ, इस इलाके 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ नहीं जितते, इस इलाके ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ कि हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ कंट्रोल 'ਚ है ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। हाँ जी, तो बीजेपी यही कर सकती है, और की कर सकती है। विमन बिल का मैं समर्थन करदा 33% 543 चो दे दो, पहला 543 चो दे दो ना, 33% सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जे तुसीं 850 कर रहे हो, असल दे विच जे तुसीं कहंदे हो 1.5 गुना बढ़ाती ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ 13 ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 20 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 85 ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 120 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, 85 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 140 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 42 ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਹੈ 42 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 58 60 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 42 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 52 53 ਤੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखते हैं जी, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। तो सीएम मान दे वल्लों स्पष्ट तौर पर कहा गया कि ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ बिल नूं लैके पार्टी लैवल ते चर्चा होएगी। पर उन्होंने मंशा ते सवाल जरूर चुके ने कि बीजेपी की मंशा की है इस बिल नूं लैके। जेकर उन्होंने कहा है कि सारियां स्टेटां दियां ही इक्को तरीके दे नाल जिहड़ियां सीटां ने वधाईयां जाण तां ठीक है, पर जिवें जेकर किसी स्टेट दियां 80 सीटां ने उसदियां 140 कीतियां जा रहीआं ने, वो सही नहीं है। जेकर पंजाब दियां सीटां 13 ने तां 20 कर दित्तियां जाण। हदबंदी बिल का सीएम मान ने कहा कि असीं विरोध करांगे, ते नाल ही ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 543 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ बिल का असीं समर्थन करते हैं। नाल ही उन्होंने कहा कि पहला 543 जिहड़ियां इस वेले सीटां ने उस दे विचों ही महिला नूं राखवांकरण दिता जाए, जिहड़ी 33% की गल हो रही है। सियासी लाहे लई बीजेपी इस नूं वरतना चाहुंदी है, सीएम मान दे वल्लों यह कहा गया है। हालांकि ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ बिल ते हुण चर्चा होएगी, किहड़ी पार्टी है इस वेले विरोध कर रही है। उस दे विच कांग्रेस है, टीएमसी है, उस दे विच समाजवादी पार्टी है।
ਤੇ ਨੰਬਰ ਗੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਸਿਰਫ 39 ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ सांसद 1 है। सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है, उनको मालूम पड़ना चाहिए। और जो कानून होता है उसमें गण की आपूर्ति अलग होती है। सदन के बहुमत के जो रूल्स है, जो नियम बने हैं, वो अलग अलग हैं। इसलिए इस पर साथ में विचार नहीं हो सकता। और दूसरा कि जब डिबेट होती है तब संविधान संशोधन पर डिबेट अलग होना चाहिए और बिल पर अलग डिबेट होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो 3 बिल, एक संविधान संशोधन और 2 बिल सदन के सामने अभी प्रस्तुत किए हैं, उसमें से संविधान संशोधन करने के बाद महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है उसी में से ये 2 कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें, क्योंकि एक कुल मिलाकर एट लेंथ में देखें तो एक ही विषय पर चर्चा होना है। जब आप बिल पारित करोगे तो स्वाभाविक रूप से तीनों संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगा और बिलों की डिवीजन की जरूरत पड़ी तो भी वो अलग होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के औचित्य का भंग नहीं है और कई बार ऐसा हो चुका है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम में भी ये तीनों बिल एक साथ ही आए थे और इसी सदन ने उनकी सहमति से पास किया, मगर आज सुबह वो विरोध करने का तय कर आए मीटिंग में, इसलिए हर चीज में विरोध ही किए जा रहे हैं। नहीं, मैंने उनको अलाउ थोड़ी किया है। नो, नहीं, आप उनकी वकालत मत करो। नो, शशि थरूर जी ने ज्ञान दे दिया वेणुगोपाल जी को, या तो वेणुगोपाल जी ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो शशि थरूर जी को बोलने दिया इन्होंने। मैं क्या करूं? आपको बोलना है क्या? आप बोलो, ये राजा जी बोलो। Sir, there are 2 bills. One is constitutional bill. One is delimitation bill. It is a statutory bill, well within the domain and scope of the parliament. The constitutional bill has to go to the President of India, and this bill also, delimitation bill, has to go to the President assent. Sir, the delimitation bill, you have to see how the delimitation is going to happen. Consequentially, you have to amend the constitution. First of all, the first duty of the parliament is pass the delimitation bill.
get the assent. Okay. Then consequently, constitution has been amended. अब आप- Cannot be मैं- kept अब together. मैं व्यवस्था- That is a procedure. Go through the rules. हाँ मैं 66 पे दे रहा हूँ डायरेक्शन, 66 पे डायरेक्शन दे रहा हूँ, नो 66 पे। चूंकि माननीय मंत्री महोदय ने इस नियम को शिथिल करने का प्रस्ताव रखा है, सभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद सभा दोनों विधेयकों को एक साथ चर्चा कर सकती है। पूर्व में भी कई दृष्टांत हैं इसके, जो आप चाहेंगे तो सभी कार्यकाल के एक एक दृष्टांत को मैं सुना सकता हूं, लंबी सूची है। अभी फिलहाल में इस संविधान संशोधन 121 संशोधन और 2014 और नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन 2000 के अंदर भी, और उसके पहले संविधान का 58वां संशोधन 1987, ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि विधेयक 1987, सबके कार्यकाल में अलग अलग समय पर ये परंपरा रही है। और सदन परंपराओं से भी चलता है, प्रक्रियाओं से भी चलता है, और नियमों में छूट देने की, शीतलता देने का अधिकार सदन ने स्पीकर को दे रखा है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसमें नहीं है। प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लॉबी खोल दी जाए। अब माननीय सदस्य सदन की मैं मत लेना चाहता हूं कि इस पे कितने घंटा चर्चा चाहते हैं आप। चलिए, जितने घंटे रात को अकेले बैठे रहोगे आप। हाँ, संसदीय कार्य मंत्री जी। अनुरोध है, क्योंकि सारा सदस्य इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आए हैं, तो आपने पहले ही कह दिया कि बोलने का पर्याप्त समय देंगे। हमारा सरकार की ओर से हम एक बात रखना चाहते हैं कि क्योंकि 2 दिन का चर्चा है, आज सुविधा अनुसार आज और कल मिला करके अभी फिलहाल हम 12 घंटे का हम चर्चा का टाइम तय करें, और 12 घंटे के बाद समय एक्सटेंड करने का हम अथॉरिटी हम स्पीकर को दे दें तो भी ठीक है, क्योंकि कल 4 बजे मतदान करने का भी निर्णय है। तो स्पीकर साहब को ऊपर छोड़ देते हैं आज कितना देर तक चर्चा करना है, कि सारा मेंबर देर रात तक बैठेंगे तो हम लोग तो सरकार तो सुनने के लिए, जवाब देने के लिए मैं तैयार है। बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, 2 ਬਿੱਲ ਨੇ। ਤੇ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੰਗਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ कि बीजेपी इस नूं अपने सियासी लाहे लई इस्तेमाल करना चाहती है। सत्ताधारी धिर ते इह इल्जाम ने। हालांकि सत्ताधारी धिर दे वल्लों इह कहा जा रहा है कि यह पॉपुलेशन वधी है उस तो बाद, क्योंकि 1971 तो बाद हुण तक ये दोबारा हदबंदी नहीं हुई है, तो हुण हदबंदी होनी चाहिए है। इस नूं लैके जितना समय देना दें, इस विधेयक पर भी
सरकार और आपका मत भी यही है कि जितना ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 244 ਸੀਟਾਂ 39 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹਿਲਾ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 33% ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 543 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ ਤਜਵੀਜ਼ 850 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 80 ਤੋਂ 140 ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 70 ਤੋਂ 80 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 50 ਤੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 45 ਤੋਂ 52 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 39 ਤੋਂ 50 ਜਾਂ 60 ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ 40 ਤੋਂ 42 ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 38 ਤੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੀਟਾਂ 40 ਤੋਂ 45 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਤੋਂ 30 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 20 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਤੋਂ 15 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 18 ਤੋਂ 20 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 11 ਤੋਂ 12 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਤੋਂ 8 ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ तरीका कई बार समझा दिया आपको अगर आप व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे तो आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा माननीय अर्जुन मेघवाल जी अध्यक्ष महोदय जैसे आपने पहले कहा मैंने शुरू कर दिया था लेकिन जो आइटम आपने 10 नंबर रूल 66 में रिलैक्सेशन दिया इसलिए मैं आपसे ये भी अनुरोध करता हूं कि जो अपना आइटम 11, 12 और 13 इन सब पे विचार करने के लिए एक साथ आप विचार करने की अनुमति हमें प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय मैं ये कह रहा था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के आर्टिकल 368/2 के माध्यम से संविधान को ये शक्ति प्रदान की है जिसके माध्यम से हम आवश्यकता अनुसार संशोधन कर लोक हित के निर्णय लागू कर सकते हैं। ये संसद को ही शक्ति दी है संविधान ने आर्टिकल 368 के तहत। इस पवित्र उद्देश्य से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने के लिए ये तीनों बिल आज इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले इसके लिए संविधान सभा में बहस हुई। श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती रेणुका रे, श्रीमती पूर्णिमा बनर्जी, श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन जैसी महिला सदस्यों ने महिला प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर संविधान सभा के समक्ष भी उठाया था। इसका मतलब मुद्दा 1949 से भी चल रहा है। अध्यक्ष महोदय हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक जस्टिस शब्द का उल्लेख हुआ है। जस्टिस की अपन बात को जोर देकर के भी संविधान सभा के निर्माताओं ने कहा है। जस्टिस भी 3 प्रकार का उन्होंने कहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। सर्वप्रथम यदि हम सामाजिक न्याय की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कदम नहीं उठाए गए। जो भी सरकारें रही उस पर चिंतन हुआ, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद मातृशक्ति के सामाजिक न्याय के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई। वह उनकी स्पीड और स्केल को बढ़ाया गया। मोदी जी जब महिलाओं के लिए शौचालय बनाते हैं तो महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होती है, उससे इज्जत घर का नाम दिया जाता है। पीएम आवास के माध्यम से जब 69% मालिका हक मातृशक्ति को दिया जाता है तो वो सुरक्षित महसूस करती है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब गैस चूल्हा मिलता है तो स्वास्थ्य में सुधार होता है। धुएं भरी रसोई क्यों ना ये सेंसस ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਲੇਟੈਸਟ ਸੈਂਸਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਵਿਮਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ 33% 543 ਚੋਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ 543 ਚੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ 33%, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 850 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 1.5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ 13 ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ 20 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ 85 ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 120 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, 85 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 140 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 42 ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, 42 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 58-60 ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 42 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 52-53 ਤੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ विमेन रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन देश की पूरी डेमोग्राफी को खराब करके ये सीट बढ़ाने का जो ड्रामा चल रहा है कि भाजपा को जहाँ जहाँ लगता है हम वहाँ से जीतेंगे वहाँ नए वोट बनवाती है, भाजपा को जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ से हम हार जाएंगे तो वहाँ वोट कटवा देती है, लाखों करोड़ों वोट कटवा दिए उसने। भाजपा को जहाँ जहाँ लगता है कि इस एरिया में तो हम जीतते हैं वहाँ सीट बढ़वा देगी, भाजपा को जहाँ जहाँ लगता है कि इस एरिया में हम जीतते नहीं है वहाँ पे लोकसभा की सीटें तक कमज़ोर करा देगी। तो ये तो संविधान की हत्या है। कोई सत्ता में बैठी हुई पार्टी बाबा साहब के आदर्शों को ध्यान में नहीं रखेगी, इस देश के नागरिकों को ध्यान में नहीं रखेगी, अपनी सत्ता की हवस के लिए इस तरह की हरकतें करेगी, वो ठीक नहीं है। देखिए, ये महिला आरक्षण विधेयक नहीं है, ये परिशमन का विधेयक है जिसको महिला आरक्षण का अमली जामा पहनाया गया है और हमारी इससे आपत्ति है। मैं महिला आरक्षण का सबसे बड़ा और कट्टर समर्थक हूँ। सरकार अगर महिला आरक्षण करना चाहती थी तो उनको 2023 में ही जब कानून पारित हुआ था उसी समय कह देते कि 543 में से हम 181 एक तिहाई जो सीटें हैं वो महिलाओं को देने के लिए तैयार हैं, 2024 में लागू हो जाता। आज भी आप वो ले आइए, पर आज जब आपको इसको परिशमन के साथ जोड़ते हैं तो बहुत बड़ी एक समस्या पैदा होती है, क्योंकि जो पेरिफेरल स्टेट्स हैं, जो सरहद के सूबे हैं और जो छोटे सूबे हैं, वो बड़े राज्यों के मुकाबले में पूरी तरह से ही राजनीतिक तौर पर पिछड़ जाएंगे। तो इसलिए सवाल प्रपोर्शन का नहीं है कि सबका 50% बढ़ा दो। सवाल ये है 50% बढ़ेगा, पंजाब तो 19 पे रहेगा पर यूपी 142 पे रहेगा, केरल 23 पे रहेगा, उत्तर प्रदेश 142 पे रहेगा। बहुत अच्छी गल है कि आ रहा, पर गल यह है कि वाई 33%, वाई नॉट 50%? ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਇਕੁਅਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਵਾਈ 33%? ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 29 ਚ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈਡ ਟੋਟਲੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ एंड वाई 33%, वाई नॉट 50? पर मैम देखिए, कांग्रेस सवाल ये खड़े कर रही है कि ओबीसी ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦਿੱਕਤ ਦੇਖੋ, ਓਬੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਜਦੋਂ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਇਕੁਅਲੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਓਬੀਸੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਵਿਦ ਅ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਆਲ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਸੈਂਸਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਡਾਊਟ ਹੈ।